दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें हमने कुछ कंपनीज को डिस्कस किया है जिनके स्टॉक्स फिलहाल के लिए रडार पे आ चुके हैं, यानी टेक्निकली और फंडामेंटली काफ़ी एक्टिव है। साथ में दोस्तों हमने ये भी बातचीत की है कि मार्केट के अंदर जो तेजी बनी है उसके बाद में क्या निफ्टी रिवर्स हो चुका है या फिर नहीं, और क्या रीज़न है तेजी के, सस्टेनेबल है या फिर नहीं है, उसके ऊपर भी डिस्कशन यहाँ पे हो चुका है। अब दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आते हैं जो कि है मार्केट की तेजी में स्टॉक्स को फिल्टर करना। मार्केट जब भी तेज होता है, गिरने के बाद में रिकवर करता है, तो 90% कंपनी के स्टॉक्स ऊपर चल जाते हैं इंट्राडे के अंदर। अब सभी कंपनी के स्टॉक्स तो इन्वेस्टर खरीद नहीं सकता है, तो उसको फिल्टर करना होता है कि कौन कौन सी कंपनी की जो तेजी है वो टिकाऊ है और किस कंपनी की तेजी टिकाऊ नहीं है। अब देखिए 100% कोई सक्सेस रेट यहाँ पे है नहीं कि इन्वेस्टर जिन भी कंपनी के स्टॉक को चुनेगा वो चलेगा, लेकिन फिर भी जितना इन्वेस्टर कर सकता है, जितनी रिसर्च या जितनी भी चीज़ों को इन्वेस्टर देख सकता है, वो हम यहाँ पे एग्जाम्पल की सहायता से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कमेंट आते हैं कि अभी भी कुछ कंपनीज है जिनके स्टॉक्स कंटिन्यूसली नीचे जा रहे हैं, पोर्टफोलियो में डैमेज बढ़ता जा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इन्वेस्टर क्या करता है, उन्हीं कंपनी में खरीदारी करते रहता है और अपने एलोकेशन को बिगाड़ लेता है। कुछ कंपनीज में ज़रूरत से ज़्यादा पैसे लगा देता है। अब वो कंपनी के स्टॉक जब तक नहीं चलते हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो नहीं चलता है। तो समझदारी ये है कि कुछ कोर कंपनीज के अंदर पैसे लगाए, इन्वेस्ट करें और एसेट एलोकेशन का ध्यान रखें, किसी भी कंपनी के स्टॉक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करें। और साथ में हम जो सेक्टर्स अभी चेक करते हैं जिनके अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी चल रही है, उसके अंदर भी कोशिश करें इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टिंग के लिए। यानी नॉर्मली क्या होता है, जब भी इन्वेस्टर के पास में 100 रुपीज़ होते हैं तो वो 50 रुपीज़, कुछ इन्वेस्टर 70 रुपये इन्वेस्ट करता है कोर कंपनीज के अंदर। बाकी जो 30 रुपये है, 20 रुपये है, 10 रुपये है, यानी पोर्टफोलियो का 30%, 20%, 10%, उसको लगाता है ऐसी कंपनीज के अंदर जिनका ट्रेंड अभी के समय काफ़ी स्ट्रांग है। अब क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो भी कंपनीज आपके स्टॉक्स लॉसेस में है उसकी भरपाई वो कंपनी के स्टॉक कर देते हैं। अब ऐसी कोई बात नहीं है कि काफ़ी सारी कंपनीज में इन्वेस्टर्स ने मिस कर दिया होगा, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर मिस हुए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हर बार कुछ ना कुछ मौके मिलते हैं, कुछ ना कुछ मौके आते हैं। हर बार मार्केट के अंदर कोई ना कोई सेक्टर ऐसा होता है या कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे पैसे बन रहे होते हैं। तो वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के साथ में अगर खरीदारी की जाए तो कुछ कंपनी के लॉसेस जो भी है वो रिकवर करने की कोशिश करते हैं ऐसी कंपनी और ऐसे स्टॉक्स। तो देखते हैं किन कंपनी के स्टॉक्स में अभी के समय काफ़ी अच्छा पैटर्न बन रहा है और काफ़ी बुलिश है। अब देखिए एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ सबसे पहले कि 3 तरह की कंपनीज हैं जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ जो भी मार्केट ऊपर जाता है स्टॉक्स की बेसिस पे। एक कंपनी जिसका स्टॉक इस तरह से नीचे गिर रहा है, लेकिन जब तेजी आती है तो वो स्टॉक भी इंट्राडे में 10% ऊपर चल जाता है। वैसी कंपनीज को अवॉइड करना होता है क्योंकि उसमें क्लैरिटी आना भी बाकी है। एक कंपनी ऐसी होती है जिसका स्टॉक अपने सपोर्ट पर होता है और वहां से बाइंग आ जाती है जब भी मार्केट ऊपर जाता है। तो दोस्तों वैसी कंपनीज को भी नॉर्मली इन्वेस्टर अवॉइड करता है क्योंकि वो जो कंपनी उनके स्टॉक सपोर्ट पे किसी रीज़न की वजह से है। मतलब अगर कॉन्ट्रा बेट है, कोई इन्वेस्टर खरीदना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए, उसको लगता है कंपनी के फंडामेंटल्स में दम है तो वो बाय करेगा। लेकिन अगर किसी को ट्रेंड को चेज करना है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के अंदर, तो वैसी कंपनीज को भी अवॉइड करेगा। अब तीसरी कैटेगरी है कोई ऐसी कंपनी जिसने रिवर्सल दिया है और एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ में ऊपर जा रही है, या फिर ऐसी कंपनी जिसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव ट्रिगर है, तो उन्हीं कंपनीज में पैसे बनेंगे। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट कंपनी है रेड टैप और इसके अंदर 15% की तेजी आज बनी है और साथ में 38 का पी रेशियो है। अब इसके पीछे का रीज़न आपको बताइए, ईयू और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, हम लेदर्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसमें टैरिफ नहीं लगेगा, तो इसकी वजह से ये जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स ऊपर है। रिलैक्सो, ये कंपनी और भी कुछ कंपनीज है। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी क्लैरिटी आना बाकी है, कैसे रिजल्ट आते हैं, कितना बेनिफिट इसका उठा पाते हैं, तो ये सब चीज़ें पेंडिंग है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो टेक्निकल चार्ट के अंदर भी आपको इंडिकेशन मिलेगा कि स्टॉक लोअर बॉटम के साथ में कंटिन्यूसली नीचे है। ये एक अप ट्रेंड का टाइम था इस कंपनी के स्टॉक का, लेकिन अभी के समय स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो छोटी मोटी तेजी हो सकता है मिल जाए, लेकिन जब तक कुछ मेजर रेसिस्टेंस टूटेगा नहीं ना, जब तक हम नहीं बोल सकते हैं कि स्टॉक यहाँ से रिवर्स हो चुका है। तो शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए ऐसी कंपनीज को इन्वेस्टर अवॉइड करके चलता है। अभी कुछ कंपनीज हैं, टीआई इंडिया, इसके लिए भी काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू है, स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन किया, किसने लिया होगा तो अभी वो लॉसेस में है।
सो एलोकेशन का ध्यान रखते हैं, ऐसे कुछ नहीं है कि स्टॉक नीचे जाता रहे तो उसको एवरेज करते करते उसमें होल्डिंग इंक्रीज कर ले। एक फिर भी एक एसेट एलोकेशन आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए, और जितना भी है 10% है, 8% है, किसी भी एक कंपनी को उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो सेकंड कैटेगरी मैंने आपको बताई है, जिसका स्टॉक सपोर्ट पे है लेकिन मार्केट की तेजी की वजह से बाइंग हुई है, उसके अंदर कोई फंडामेंटली ट्रिगर नहीं है, तो वैसी कंपनीज को भी थोड़ा सा पीछे छोड़ते हैं। 10% की तेजी बनी है, कॉन्ट्रा बैट करने वाले डेफिनेटली यहाँ पे देखेंगे, बट शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें के लिए क्लैरिटी आना बाकी होती है, मतलब देखना होता है कि कब उसमें रिवर्सल होगा या फिर नहीं। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी ने एक अच्छी न्यूज़ दी थी कि कंपनी स्टार्ट करेगी ईवी फैसिलिटी दिसंबर 31 से, कर चुकी है, मतलब 1 जनवरी की न्यूज़ थी, ठीक है। कंपनी ने प्लान किया था कि हम ब्रॉड तरह से ऑफर करेंगे, मतलब बाकी और सेक्टर्स में उतरेंगे, हम ई बसेस तो निकालते हैं लेकिन हम ई ट्रक्स भी निकालेंगे, गुड न्यूज़। लेकिन यहाँ पे बैड न्यूज़ कंपनी ने ये दी कि लोअर डिलीवरी गाइडेंस हमने कर दी है 1500 से लेकर 2000, पहले हमने 2000 से लेकर 2500 बोला था, अब 1500 से 2000 हमने कर दी है। सो बैड न्यूज़, तो मिक्स है, तो क्लैरिटी नहीं है अब यहाँ पे। तो वैसे में हम यहाँ पे देख सकते हैं 51% स्टॉक गिर चुका है, अपने टॉप पे नहीं पहुंचा, और ये जो ट्रेंड है ना ये काफ़ी वीक है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक यहाँ से गिरते 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 काफ़ी नीचे चल जाएगा, कॉन्ट्राबेट वाले इन्वेस्टर डेफिनेटली देखेंगे, लेकिन अगर आपको देखना है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, जो शॉर्ट टर्म के लिए जो ट्रेंड है वो फिलहाल नेगेटिव ऐसे कंपनीज में। सो अब दोस्तों बात करते हैं पॉजिटिव ट्रेंड को निकालने की कोशिश करते हैं। फिलहाल बजट है तो यहाँ पे कुछ सरकारी सेक्टर्स के अंदर उछाल रहेगा और उसी के स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा फोकस होगा। डिफेंस पिछले वीडियो में डिस्कस हो चुका है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कंपनी का जिसका नाम है सोलर इंडस्ट्री, 9% की तेजी बनी है, 95 का पी रेशियो है। सो यहाँ पे टेक्निकली देखें तो स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलेगा, फंडामेंटली देखें तो बजट तक न्यू का जो न्यूज़ है उसका फ्लो काफ़ी अच्छा है। अब बजट में क्या होगा, अच्छा होता है तो ठीक है, खराब होता है तो स्टॉक वापस से नीचे। सो टेक्निकली हम देखें, कैसे देख सकते हैं, रिवर्सल हुआ है। सो इसको डे चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं, और ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, जो हाईज और लोज नीचे शिफ्ट कर रहे थे, वो अब ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर चुके हैं। तो डाउन ट्रेंड से स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। टेक्निकली हम देखें तो इसको हम बेस मान सकते हैं, और यहाँ पे आप रेसिस्टेंस को देख सकते हैं, और ये ब्रेकआउट इसमें मिल चुका है। ऑल टाइम हाई के बीच में गैप कितना है, 28% का है। रिस्क यहाँ पे क्या है, रिस्क है बजट अच्छा आना चाहिए, एक्सपेक्टेशन पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, सो वो बीट होनी चाहिए। सो इसके बाद में हम आते हैं रेलवेज पर। इसके लिए भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ सरकार की तरफ से सुनने को मिली है कि यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा हाइक होने वाला है, तो रेलवेज के ऊपर भी फोकस होगा इन्वेस्टर्स का। बाकी किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो रेलवे का ETF है जिसमें रेलवे कंपनीज है, वो लोग खरीद लेते हैं, 4% की तेजी है। और अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज है, जो रेलवे इंडेक्स है या फिर जो ETF है उसके अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, RVNL का। सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन भी इसकी है और सबसे ज़्यादा ऑर्डर भी इसी के पास में है। सो अगर सरकार बजट के अंदर कुछ एक्सपेंशन करती है, हाइक बढ़ाती है, तो मैक्सिमम जो फायदा होगा वो इस कंपनी को होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन भी स्टॉक ने 4% की तेजी दिखाई, क्योंकि 242 करोड़ का ऑर्डर इसको मिल चुका है साउथ सेंट्रल रेलवे से। सो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं। सो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का फोकस है, 47% नीचे है लेकिन स्टिल स्टॉक सपोर्ट पे है। ओलेक्ट्रा भी सपोर्ट पे था लेकिन वहाँ पे मिक्स ट्रिगर था, यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर है बजट को लेकर, ऑर्डर बुक को लेकर, स्टॉक भी अभी काफ़ी नीचे है। तो रेलवे कंपनीज में फोकस होगा इन्वेस्टर्स का फिलहाल के लिए। इसके बाद में देखिए दोस्तों मेटल भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो ठीक है, उसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, आगे चल के देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगर हो पाया तो। बाकी बाकी मेटल्स की बात करें, बाकी मेटल्स जैसे हम बोल सकते हैं कॉपर, ये काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो इसका ETF अवेलेबल नहीं है, तो ETF के अंदर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास में है, जैसे अगर मैं निफ्टी मेटल की बात करूं तो इसके अंदर एक ETF अवेलेबल है। जैसे निफ्टी मेटल हम ये देखते हैं, यहाँ पे सबसे अच्छा परफॉर्म किया था आज के दिन मेटल ने। सो किसी को ये इंडेक्स खरीदना है तो उसके लिए ETF अवेलेबल है, जिसमें मेटल आप लिखोगे अपनी ब्रोकिंग एप्लीकेशन में तो आपको ये मिल जाएगा, जिसका नाम है मिराई एसेट निफ्टी मेटल ETF। इसके 1 साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो 49% के रिटर्न्स बन चुके हैं। अगर मैं आपको इसमें एलोकेशन दिखाऊं तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं, स्टील भी है, वेदांता भी है,
नैल्को भी है, ठीक है, काफ़ी सारी कंपनीज है। लेकिन सबसे बड़ी तेजी जिसने दी है आज 13% की, वो कॉपर ने दी है। इसका मतलब यह है कि सिल्वर गोल्ड के साथ में कॉपर भी बढ़ने की तैयारी में है। यहाँ पे भी सप्लाई लिमिटेड है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। सिल्वर की तरह यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल यूजेस है, तो सिल्वर की तरह इसमें भी तेजी बनेगी और बन भी रही है। इंटरेस्टिंग कंपनी ये है पूरे मेटल इंडेक्स के अंदर, तो इसको ही थोड़ा सा फोकस में रखा जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 13% का जंप है, वैल्यूएशन 100 की है। सो अगर आपको कोई ऐसी कंपनी चुननी है जो शॉर्ट टर्म में आपको पैसे कमा के दे, तो वहाँ पे वैल्यूएशन को थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है, क्योंकि आप एक तरह से रिस्क ले रहे हो, क्योंकि वो भागती हुई चीज़ आप पकड़ोगे तो उसके अंदर रिस्क है। लेकिन उस फ्लो के अंदर अगर आप बहोगे तो उसमें पैसे भी बन जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और आपने खरीदा और उसी टाइम से स्टॉक रिवर्स हो जाता है, तो लेने के देने भी काफ़ी पड़ते हैं। तो ऐसी कंपनीज में ट्रेडिंग करते समय या टाइम आपको स्टॉप लॉस डेफिनेटली लगा के चलना होता है। स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं आपको मैं काफ़ी बार सिखा चुका हूँ। कैसे आपको रिवर्सल देखना है, जैसे आप पॉजिटिव रिवर्सल देख पाते हैं वैसे आपको नेगेटिव रिवर्सल्स को भी देखना होता है, जिसमें स्टॉक ने अपने सपोर्ट को तोड़ते तोड़ते अगर वो नीचे आता है, एक दो सपोर्ट टूट जाते हैं, तो समझ लो वो नेगेटिव रिवर्स कर चुका है। जैसे अपन रेसिस्टेंस को देखते हैं जब भी पॉजिटिव रिवर्सल होता है। सो यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं कॉपर की जो कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर, अभी के समय इसके अंदर बहुत ज़्यादा बाइंग चल रही है और दबा के पैसे लगा रहे हैं इन्वेस्टर्स इस प्राइसेस के ऊपर। अब क्यों लगा रहे हैं पैसे? 38% के साथ में कंपनी की सेल्स बढ़ी, 80% के साथ में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा। नेट प्रॉफिट के मार्जिन अगर आप देखोगे ना, तो 30% के साथ में इंक्रीज कर चुके हैं। ऐसा क्यों? कंपनी कॉपर बेचती है, कॉपर को माइन करती है, प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन की जो लागत है वो तो उतनी है, वो तो बढ़ रही नहीं है जितनी तेजी से कॉपर के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो कंपनी क्या कर रही है? कंपनी अगर 100 रुपीज में कॉपर तैयार कर रही है और पिछले साल कंपनी ने उस कॉपर को 120 रुपए में बेचा था, तो उतनी ही लागत के अंदर अब कंपनी उस कॉपर को 150 रुपीज पे बेच रही है, क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं। तो कंपनी को सीधा सीधा प्रॉफिट के मार्जिन के अंदर गेन मिल रहा है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके वाई बेसिस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन 2022 से तेजी में है, 28% का मार्जिन था, उसके बाद में 29% का होता है, उसके बाद में 32 का होता है, उसके बाद में 36 का होता है, उसके बाद में 38 का होता है। तो ये तेजी से इंक्रीज कर रहा है, साथ में जो डिमांड है वो भी इंक्रीज कर रही है। सो ये बेनिफिट इसको मिल रहा है, इस वजह से मार्केट ने इसको हाई पी पे रखा हुआ है, क्योंकि अगले क्वार्टर में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो इस वजह से क्या होगा, इसकी वैल्यूएशन कूल डाउन हो जाएगी। साथ में देखिए दोस्तों, एक और बहुत बड़े पैटर्न के साथ में स्टॉक अभी परफॉर्म करा है। हमने काफ़ी सारी कंपनीज में देखा, ऑटोमोबाइल कंपनी में एग्जाम्पल देता हूँ, मारुति, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स। मल्टी ईयर ब्रेकआउट जब भी होते हैं तो स्टॉक बहुत अच्छा करते हैं 90% टाइम्स, 100% टाइम ऐसा होता नहीं है। और ये मल्टी ईयर तो बहुत दूर का है। सो आप देख सकते हैं 2010 से लेकर 2025 यानी 15 साल का ब्रेकआउट है, 15 साल का ब्रेकआउट है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको इसमें ये देखने को मिलेगी, अगर आप इसमें थोड़ा सा स्क्रीन की ब्राइटनेस आप बढ़ा लेना, वॉल्यूम देखिए आप कितने हैं। ये इसके ऑन एन एवरेज वॉल्यूम होते थे, यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर सडनली जंप देखने को मिला है। मतलब जहां पे स्टॉक का प्राइस कम था, लिस्टिंग पर भी ऐसे वॉल्यूम देखने को नहीं मिले थे जो वॉल्यूम आज हमको इसमें देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न इसमें दिख रहा है। हमने यहाँ पे ब्रेकआउट के अंदर भी इसके ऊपर डिस्कशन किया था कि ऑल टाइम हाई तक भी पहुंचता है, जो कि जिस तरह से पैटर्न चल रहा था चांसेस काफ़ी हैवी थे। तो 40% ये आई थिंक ऊपर था और वो चीज़ इसमें कंप्लीट हो चुकी है। अब क्वेश्चन ये है कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट अगर इसमें होता है तो किस तरह से स्टॉक चलता है। बाकी पैटर्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डिमांड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो ये कंपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडर इन्वेस्टर के रडार पे डेफिनेटली है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, सरकारी एक और कंपनी है कोल इंडिया, ये भी इन्वेस्टर के रडार पे है। 5% की तेजी इसमें आज देखने को मिली है, 8-9 का पी है, डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है, इट मीन्स स्लो चलेगा, स्लो चलता है। साथ में आप ये देख सकते हैं कि कंपनी ने 2 जनवरी को न्यूज़ दी थी कि हम ई ऑक्शन यानी ऑनलाइन कोल को एक्सपोर्ट करेंगे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, क्योंकि डिमांड इनको मिल रही है लेकिन सप्लाई ये कर नहीं पा रहे, तो सप्लाई के लिए ऑप्शंस इन्होंने खोले हैं। साथ में देखिए दोस्तों, 21 जनवरी को टारगेट भी दिया है, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। तो न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है, सरकारी कंपनी है। टेक्निकली भी हम देखें तो यहाँ पे एक रिवर्सल स्टॉक ने दे दिया है। एक साल तक एक रेंज के अंदर बाउंड था 25 से लेकर 26, लेकिन यहाँ पे रिवर्सल इसने दिया है, तो 22% का यहाँ पे गैप रेसिस्टेंस में देखने को मिल रहा है।
इसी के साथ में इसी तरह का पैटर्न एक और कंपनी बन रहा है जिसका नाम है ONGC। 8% की तेजी बनी, 9 का पी है, 4 का डिविडेंड है। रिलायंस ONGC दोनों चले क्योंकि डीप वाटर के रिसोर्स को शेयर करने की यहाँ पे न्यूज़ आई है। साथ में क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी इंक्रीज कर चुके हैं जिसका भी बेनिफिट इसको मिला है। तो मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी अगर होती है, ट्रंप की कुछ न्यूज़ आती है तो ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर इंक्रीज करेंगे, कॉपर की डिमांड, ये सब चीज़ें होगी। तो अभी जो पैसा बन रहा है वो इन्हीं कैटेगरीज में बन रहा है और हो सकता है इस साल इन्हीं कैटेगरीज में बने। तो कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, वो यही देखेगा तभी पैसा उसका बनेगा। और हर टाइम कुछ ना कुछ सेक्टर्स मिलते हैं जिसके अंदर चांसेस आते हैं। सो यहाँ पे भी टेक्निकल ब्रेकआउट है, 28% का गैप है, इनको भी आप चेक कर सकते हैं और पिछली वीडियो को भी आप जरूर से देखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।